नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? क्या हालचाल सभी के? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम वगैरह अच्छी हुई होगी आपकी। जो अपन ने टेस्ट सीरीज चलाई थी वैसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिले। तो जिन्होंने भी इवनिंग टेस्ट सीरीज रेगुलर ज्वाइन रखी थी उन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है एग्ज़ाम में। लगभग 25-30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लगभग पेपरों में थे, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। रीजनिंग वाले 30 क्वेश्चनों में आपने ज़रूर बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन थे कि आप इजीली 30 में से 30 या 29, 28 तक का स्कोर इजीली कर सकते थे। तो उम्मीद है आपने सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, आपका टेंशन ना लें। तो आगे धीरे धीरे अब जो अगला पड़ाव है, जिनका पेपर ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा कमज़ोर हुआ है या फिर जिनको ऐसा लगता है कि मुझे और आगे और अच्छा करना है, तैयारी कर लेनी चाहिए, तो कंटिन्यू जुड़े रहें। तो सबसे पहले राजस्थान 360 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग के बहुत ही शानदार टॉपिक्स के बारे में आज फिर से एक बार फिर पढ़ेंगे अपन। जैसे अपनी सीरीज चल रही है स्टेटमेंट और कंक्लूजन पढ़ा चुका हूँ, यानी कथन निष्कर्ष आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट रूप से। जिसने भी नहीं पढ़ा है, मेरी नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जा कर के पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, दिल्ली पुलिस में बहुतायत इसके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, एनटीपीसी में इसके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ठीक है। लाइव क्लासेज डेली, लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लास देती है, जो एजुकेटर के साथ आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। टोटल डाउट्स आप पूछ सकते हैं, आंसर पोल कर सकते हैं ऐप के अंदर। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो रेगुलर मॉक टेस्ट क्विज और उनके सहायता से आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलता है, पहले से आपको बता दिया जाता है कि इस डेट को इतने बजे ऐसे ये क्लास होगी। अनलिमिटेड एक्सेस, उन क्लासों को आप कितनी भी बार लाइव देख सकते हैं, मतलब बार बार उसे देख सकते हैं। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं आपके सामने, टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं दोस्तों। यदि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ये कोड यूज करना ना भूलिएगा। इससे 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। फीस आप देखेंगे तो 2 साल के लिए सिर्फ 7,560 रुपये 2 साल की फ़ीस है, और 6,300 रुपये आपकी 1 ईयर की फ़ीस है। दोनों में से या 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, कोई सा भी ले लीजिएगा, हर में डिस्काउंट मिलेगा 10% आपको। ठीक है। 10% डिस्काउंट के बाद ये फ़ीस आपको यहाँ पे दिखा रखी है, ये आपकी फ़ीस का डिटेल रहेगा, और ये कोड यूज करते ही आपको यही फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए आज अपना जो टॉपिक है दोस्तों, कंटिन्यू जिस टॉपिक पे अपन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, स्टेटमेंट एंड एक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा, और उस पहले पार्ट के अकॉर्डिंग आपको मैंने खूब अच्छे से सिखाया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात के ऊपर एक एक पॉइंट सुनिएगा, बड़े गौर से पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़े से क्वेश्चनों पर विचार करेंगे दोस्तों। और आज आपको पता चलेगा कि एक्शन कैसे लेना है, क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे यूं ही बने रहेंगे साथ के साथ। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको समझ लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो कार्यवाही हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। आपको दिए गए कथन को सत्य समझते हुए एक डिसीजन करना है, और उन दो कार्यवाहियों में से कौन सी कार्यवाही दिए हुए कथनों के तर्क संगत रूप से निकलती है। कहने का मतलब आपको ये पता करना है कि आपको एक कथन दिया जाएगा, उस कथन के बाद दो कार्यवाही दी जाए, उनमें से आपको ये पता लगाना है कि भैया कौन सी कार्यवाही सही है और कौन सी कार्यवाही यहाँ पे गलत है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से आंसर तय करने हैं। आंसर क्या है
कि यदि पहली कार्यवाही सही है तो ए ऑप्शन, यदि दूसरी कार्यवाही संगत है तो दो ऑप्शन, या तो पहली या दूसरी तो सी ऑप्शन, और दोनों ही नहीं लेनी है तो डी ऑप्शन, और दोनों ही करनी है तो ई ऑप्शन। ये आपके आंसर्स के टाइप्स हैं ए बी सी डी ई। इनको इस प्रकार से आपको यहाँ से क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। अब देखते हैं पहला प्रश्न आज का। उम्मीद करता हूँ जो आने वाले इसी सेशन के इसी प्रकार के 3-4 क्लासें होंगी उसमें क्वेश्चंस मैं पूरे डिस्कस करूँगा। करीबन ये समझ लीजिए 50-60 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, और 50-60 क्वेश्चन करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कथन कार्यवाही टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, और क्या करना है कैसे करना है सारी चीज़ों एक एक करके डिस्कस हो जाएंगी। तो दोस्तों क्लासें लेना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ, क्लास लेना कभी भी नहीं भूलें। यह पाया गया है कि छात्रावास की देखभाल करने वाले एवं अटेंडेंट की लापरवाही के कारण छात्रावास में पीने के पानी की भारी कमी होगी। देखो, यह पाया गया है, क्या पाया कि जो हॉस्टल है, और हॉस्टल में क्या हुआ, जो देखभाल करने वाले हैं वो, और जो अटेंडेंट हैं, अटेंडेंट मतलब जो वहाँ का अटेंडेंस करते हैं और जो वहाँ पे सारी चीज़ें को जो देख रेख में, जिनकी देख रेख में हॉस्टल चलता है, उनकी लापरवाही के कारण छात्रावास में पीने के पानी की भारी कमी हो गई। अब क्या किया जाए, तो देखो एक्शन क्या है, बीमारी को पकड़ना है। बीमारी ये है कि पानी की कमी हुई है, तो आप इन दोनों में से एक चीज का चयन करें कि पानी की कमी को पूरा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उन अटेंडेंट जो रख रखाव करने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना, पानी की भारी कमी हो गई, इसका मतलब पानी की कमी है तो वो ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से सुने, पानी की समस्या यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है कि जो भी आपके देख रेख करने वाले हैं, अटेंडेंट हैं हॉस्टल के, उनको आप कार्रवाई करें या जांच करें, जो भी है वो सेकेंडरी पॉइंट होगा। तो आपको मैंने कहा था कि भैया जो कार्रवाई होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तुरंत एक्शन होता है, एक मध्यम एक्शन होता है कि भैया ठीक है, और एक स्लो एक्शन होता है। तो यहाँ पे पानी की कमी हुई है, तो पानी की कमी है तो भैया ये इमरजेंसी का कंडीशन है, तो आप तुरंत पानी की कमी को पूरी करनी। तो देखो, अथॉरिटी को तुरंत ही छात्रावास में पीने के पानी की व्यवस्था करनी। तो ये बिल्कुल 100% सत्य पॉइंट है, या जो एक्शन लेने वाला है वो बिल्कुल फेयर एक्शन है। सबसे पहला काम यही होगा कि पानी की पूर्ति करना। दूसरा क्या है, अथॉरिटी को छात्रावास की देखभाल करने वाले एवं अटेंडेंट के विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कई बार अपन क्या करते हैं, जोश में आके ये कहते थे पद से हटा दो, डंडे मारो, जेल में फेंक दो। ये कभी नहीं होता। कितनी बड़ी कोई भी घटना क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी, देश के अंदर कितनी भी बड़ी से बड़ी अगर घटना हो जाती है तो उसके ऊपर देखो, एक तो जनता, और एक कौन, न्याय बोल दो, एक तरफ वो कानून बोल दो। जनता ये कहती है कि फांसी दे दो, गोली मार दो, ये कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। वास्तविक प्रक्रिया एक ही ध्यान रखनी है यहाँ आपको, इस टॉपिक के अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी है, जांच करे और उचित कार्रवाई करे। समझ गए बात को, जांच की जाए और उचित कार्रवाई की। आप देखते हैं जनता आक्रोशित जताती है, फांसी दो, फलाना दो, धिमकाना करो, ये करो, वो करो। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सोचना है। सीधा एक ही चीज याद रखें, कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो, किसी भी प्रकार की हो, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या होगा, जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो देखो, अटेंडेंट के विरुद्ध उचित कार्रवाई, उचित कार्रवाई आएगी। कई बार जोश में आता है कि भैया पद से हटा देना चाहिए, हॉस्टल से भगा देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। हमेशा उचित कार्रवाई का ही दायरा आएगा, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भी आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ से जो आप आंसर देने वाले हैं दोस्तों, वो ई ऑप्शन आने वाला है।
कि भैया दोनों ही कार्रवाई उपयुक्त हैं या तर्क के संगत है। ठीक है, पहले प्रश्न में ई आंसर आएगा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। प्रश्न का कहना है, हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट। यानी जो सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी है, उस कंपनी के नए टेलीफोन कनेक्शन की लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई। तो क्या करना चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए, कि कंपनी बंद कर देनी चाहिए? नहीं, तो सीधा सा एक ही है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट में सुधार करो। सीधी सी बात है भाई, कोई प्रोडक्ट आपका नहीं बेचा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, कंपनी बंद कर दो। ये तो कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं उस प्रोडक्ट में अच्छा सुधार किया जाए। तो अच्छा सुधार करने से क्या होगा, प्रोडक्ट क्या पता फिर से बिकने लग जाए, है कि नहीं है? पहले भी तो बिकता था। सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति गठित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भैया जो जिस वजह से कमी आई है उस कमी का पता लगाने के लिए एक कमेटी गठित करनी। जैसे हर बार अपन देखते हैं, सुनते हैं कि सरकारी विद्यालयों में नए एडमिशन कम होते जा रहे हैं, तो सरकार क्या कहती है, इसके लिए एक समिति बनाई गई है, वो इसकी जांच करेगी। समझ रहे हैं ना बात को? ध्यान रखना, ये हमेशा यही होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर सरकारी किसी भी सेवा क्षेत्र में कोई चीज़ की गड़बड़ होती है तो आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है और वो समिति इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। समझ रहे हैं ना, ये हमेशा यही चीज़ आपको ध्यान। नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को उचित मूल्य वाली सेवाओं की नई योजनाएं पेश करनी। देखिए, इसका जो मामला है, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के, टेलीफोन कंपनी है तो सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को उचित मूल्य वाली सेवाओं की नई योजनाओं को पेश करना। तो ये भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, ये भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। तो देखो, सीधी सी बात है, आप कोई दुकान चलाते हैं, समझना इस बात को, आप कोई दुकान चलाते हैं, दुकान पे चीनी नहीं बेची बिक रही है अपनी, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये दुकान वाला है, ये चीनी 40 रुपए किलो बेच रहा है और अपनी चीनी बिक नहीं रही, तो आप कहोगे भैया चीनी 38 रुपए किलो। तो आपने आकर से ऑफर दिया, क्या दिया आपने, ऑफर, ऑफर दिया। तो अब ये जो कस्टमर हैं, ये हो सकता है आपके पास सामान खरीदने आ जाए। तो ये किसकी वजह से, ऑफर की वजह से क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। तो भैया यहाँ पे आकर्षित किया। तो आपने देखा, जैसे आप टेलीफोन कंपनी की बात करें तो जियो जब बाजार में आया था तो फ्री था, तो लोगों को क्या करने के लिए भाई, फ्री क्यों आया, क्योंकि भैया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए। सीधा सा पहला फंडा एक ही था कि लोगों को आकर्षित किया जाए, ऑफर दे दिया फ्री में, 3 महीने नेट फ्री है, कॉलिंग फ्री है, सब कुछ। फिर उसे 6 महीने कर दिया, फिर उसे 9 महीने कर दिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चार्ज शुरू किया। अब वही कस्टमर सारे जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब, सबसे पहले क्या करो, ऑफर करो। समझ गए ना बात को, ऑफर, ऑफर देने चाहिए। जब भी कोई चीज़ है ऑफर दे दो, ज़्यादा बेचना है ऑफर दे दो। समझ गए? जैसे बहुत बार आप सुनते हैं, दीपावली के उपलक्ष्य में कोचिंग क्लासों में 50% छूट, फीस में 50% ऑफर दे दिया। विद्यार्थी क्या सोचता है, ये 50% छूट मिल रही, ऑफर। ये अट्रैक्ट करने के क्या होते हैं दोस्तों, ये हमेशा ही याद रखना है, अट्रैक्शन के लिए ऑफर दे दो। तो दोनों बातें यहाँ पर भी सही है, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ प्रीफर। पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोगों में श्वास संबंधी रोग होने लगे। क्या कह रहा क्वेश्चन, कि पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोगों में श्वास संबंधी रोग होने लगे। तटीय जो शहर के तो तट के किनारे पर है,
वहां के लोगों में सांस से संबंधित समस्याएं, रोग होने लगे, तो क्या किया जाए? प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ये सरकार का पहला कर्तव्य है। और साथ ही तत्काल स्वास्थ्य व्यवसायियों का एक दल वहां भेजना चाहिए। 100% ओके है। ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। मतलब उनके ऊपर एक स्पेशल वार्ड में उन सबको रखें, और जिससे उनके सुधार के बारे में पता चल सके। तो दूसरी बात भी यहाँ सही है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ई ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आप पढ़ेंगे तो ये जरूरी नहीं है दोनों ही चीजें सही लगेंगी, नहीं, कार्रवाई जो होती है वो क्या कंडीशन है। देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे जो ये तरकीब, बहुत से लोगों में सांस की बीमारी हुई है। अब ये हो सकता है ये रोग कोई संक्रामक हो, इसलिए उनको एक विशेष वार्ड में रखा जाए, जिससे अगर ये फैलने वाली बीमारी है तो दूसरे और मरीजों में ये बीमारी ना फैल सके। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें नए मैकेनिज्म यानी नई प्रक्रिया लाने की आवश्यकता। ये कह रहा है कि सरकारी जितने भी कार्य हैं, अगर उनमें पारदर्शिता लानी है, पारदर्शिता मतलब बिल्कुल उसे स्पष्ट रूप से दिखाना है, तो उनमें नए मैकेनिज्म मतलब नई प्रक्रियाएं जोड़ने की क्या है आवश्यकता। उनके अंदर नई प्रक्रियाएं जोड़ी जानी चाहिए। अब दूसरी बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, एससी ने आपको निर्देश दिया, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये आदेश दिया है कि जो भी सरकारी कार्य हैं उनकी पारदर्शिता लाने के लिए उनमें नई प्रक्रियाएं लागू की जानी चाहिए या उनको जोड़ने की आवश्यकता है। तो मोडालिटीज तैयार करने के लिए, यानी उन जो नया मॉडल बनेगा वो तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक समिति का गठन करना चाहिए। बिल्कुल फैक्ट बात है। क्यों, ये आगे क्या मॉडल रहेगा, क्या चीज तैयारियां रहेंगी, वो सारी चीजों के लिए आपको आगे के लिए क्या करना है, एक समिति का गठन करना। सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पहला काम है सरकार को उसकी पालना करना। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, गलत। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सॉरी, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पहला बिल्कुल फैक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कोई भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी संभावित स्थिति हो। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हो रही है। यानी कहने का मतलब ये कि अचानक से क्या हो गया, पहली क्लास में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व, यानी उसका कोई अंदाजा ही नहीं था, इतनी उसमें वृद्धि हो गई। तो अस्वीकृत आवेदकों को, यानी जो जो एडमिशन जो एक्सेप्ट नहीं किए हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनको ये चीज यानी कि ये विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हो रही कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत से एडमिशन हो चुके हैं। तो इस प्रकार की घटना के लिए क्या किया जाना चाहिए, स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधित वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया स्कूल के जो प्राधिकारी हैं उनके जो जितनी उनकी संख्या चाहिए, यानी पहली क्लास में जितने एडमिशन चाहिए, उनकी विद्यार्थियों के प्रवेश देने हेतु जो भी नियमावली है, उस नियमावली को जल्द से जल्द, जो मापदंड हैं, जो आप कह सकते हैं उनके लिए विशेष जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं, वो दर्शाने के लिए आपको वहाँ पे जल्द से जल्द उसको नोटिस करना चाहिए और उसको नोटिस बोर्ड पे लाना चाहिए, जो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। दूसरा क्या है
शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। मतलब जो बच गए उनके लिए दूसरा स्कूल खोल दो। ये तो कोई उचित कार्रवाई नहीं है। तो ओनली ए इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही आंसर है, केवल ए। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अच्छे से देखना, एक एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, डिटेल से बातें चल रही हैं, कहाँ पे क्या चीज सोचनी है। तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। देखिए, सड़क किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को, वर्तमान में तो एक कानून भी बन चुका है कि सड़क किनारे कोई नहीं सोएगा। सड़क पे सोना या सड़क के किनारे पर सोना मना है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके प्रति सरकार कोई जवाबदेह नहीं होगी, ऐसा कुछ है। अभी आया था कुछ दिन पहले। स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क के किनारे सोने वाले लोगों को तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जो भी सड़क के किनारे सोने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या लगाया जाना चाहिए, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सड़क किनारे में क्या होता है, जैसे मान लो अचानक कोई पशु आ गया तो क्या करेगा, वाहन चालक क्या करेगा, या तो सड़क से नीचे उतारेगा, कुछ भी करेगा जो बचाने के लिए, ब्रेक लगाएगा, कुछ भी घटना हो। समझ रहे हैं। सड़क किनारे मान लो उसको सड़क से नीचे उतारना पड़ गया और सड़क किनारे ऐसी कोई व्यक्ति विशेष सो रहे हो, तो फिर उसमें आप चालक को भी गलत नहीं कह सकते कि उसने जबरदस्ती ऐसा किया है या कुछ जानबूझकर ऐसी घटना हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहला काम ये है कि सड़क किनारे जो लोग बाग सोते हैं उन लोगों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि जिससे ये घटनाएं रुक सकें। और दूसरी बात, इसमें चालक ये कंफर्म नहीं हो सकता कि चालक इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं। समझ गए ना, वो किसी भी रूप से वो घटना को मतलब ये कह सकते हैं कि गलती से ये घटना हुई है या जानबूझकर ये घटना हुई है, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जाता। दूसरी बात देखते हैं, तेज गति से चलाने वाले ट्रक, देखो गति तेज थी ट्रक, तो ड्राइवर पर क्या हो सकता है, मामला पकड़ सकता है। को पकड़कर उसके द्वारा किए गए अपराध हेतु न्यायिक विचार करना चाहिए। मतलब जो तेज गति से ट्रक चल रहा था उसको पकड़कर, उसके ड्राइवर को पकड़कर उसके द्वारा जो भी अपराध किया गया है तो उस पर न्यायिक विचार किया जाना चाहिए, जिससे पता चल सके कि भैया हाँ गलती है नहीं है क्या है। ये दूसरी कार्रवाई भी यहाँ परफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही के महीनों में सब्जियों और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतें बहुत कम हुई, जिससे नीति निर्माताओं में यह आशा जगी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बाजार में नगद धन की आपूर्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक की कठोर पकड़ ढीली पड़ जाएगी। मतलब यह कि वर्तमान में जो सब्जियां हैं और खाद्य वस्तुएं हैं वो कीमतों में कम हुई हैं, उनकी कीमतें कम हुई हैं, जिससे नीति निर्माता जो हैं यानी जो नीतियां बनाते हैं उनमें एक उम्मीद जगी है कि जो भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो बाजार में नगद धन की आपूर्ति है वो रिजर्व बैंक है वो थोड़ी सी उस पर क्या करेगा, ढिलाई करेगा। तो हो सकता है भारतीय रिजर्व बैंक कोई ठोस कदम उठाने से पहले कम से कम 1 वर्ष का इंतजार करे। ठीक है। दूसरा, हो सकता है भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में और अधिक नकदी लाने के लिए कुछ दरों को कम करने का विचार करे। प्रश्न कह रहा है कि अधिक नकदी लाने के लिए कुछ दरों को कम करने पर विचार करें। देखो, रेट कम करना ये अंतिम प्रक्रिया होती है। इंटरेस्ट कम करना, रेट कम कर देना, ये अंतिम प्रक्रिया है जब सारे ऑप्शन बंद हो जाए। अभी तो एक उम्मीद जगी है, तो आरबीआई क्या करेगा, एक इसके लिए वेट करेगा कि भैया ये चीज सही होगी या फायदे के लिए होगी या नुकसान के लिए होगी। इसके लिए वो क्या करेगा, वेट करेगा। भैया यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही। दर कर कम करना ये सेकंड प्रक्रिया। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, वस्तुओं की कीमतें कम हुई, ये नहीं होता, तो फिर मामला गड़बड़।
जोखिम भरे क्षेत्रों में बार बार स्थानांतरण होने के कारण आज की पीढ़ी में सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के लिए अभी प्रेरणा नहीं। शायद उन्हें इसके अच्छे पहलुओं की जानकारी। क्या कह रहा है? जोखिम भरे क्षेत्रों में बार बार स्थानांतरण मतलब जहां पे ज्यादा जोखिम है वहां पे बार बार ट्रांसफर होने से आज की जो पीढ़ी है, वर्तमान जो पीढ़ी है, वो सशस्त्र सेनाओं में, सशस्त्र सेना जैसे डिफेंस हो गया अपना, उसमें भर्ती होने के लिए अभी प्रेरणा में नहीं है। मतलब उनका कोई भी उधर रुझान नहीं है, यानी डिफेंस में भर्ती होने का कोई रुझान नहीं है। किस वजह से? कि जोखिम भरे क्षेत्रों में बार बार ट्रांसफर होने के कारण शायद उन्हें इसके अच्छे पहलुओं की जानकारी। देखते हैं क्या है अच्छे पहलू। मतलब हो सकता है इसके बारे में जो पॉजिटिव्स हैं वो उनको शायद पता नहीं। विद्यार्थियों को सेना के साहसिक जीवन की एक झलक दिखाने के लिए और नौकरी का अधिक वास्तविक अभिप्राय उपलब्ध कराने के लिए हाई स्कूल स्तर तक अल्पावधि इंटर्नशिप शुरू की जानी चाहिए। क्या कह रहा है? कि विद्यार्थियों की सेना के साहसिक जीवन की एक झलक दिखाने के लिए और नौकरी का अधिक वास्तविक अभिप्राय उपलब्ध कराने के लिए हाई स्कूल स्तर पर अल्प अवधि के लिए इंटर्नशिप शुरू की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के अंदर एक प्रेरणा पैदा की जा सके और जो डिफेंस के प्रति उनकी जो प्रेरणाएं कम हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनको फिर से उम्मीद में जगाया जा सके। तत्काल प्रभाव से रक्षा बलों का वेतन स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। देखो, वेतन स्तर की बात नहीं है, बात यहाँ पेमेंट कम होने की नहीं है, बात यहाँ है जोखिम भरे क्षेत्रों में बार बार ट्रांसफर होना। देखो, कारण क्या है, कारण पता लगाओ। कारण था कि जो ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र हैं वहां पे बार बार ट्रांसफर होता है सैनिकों का, तो उस वजह से ये थोड़ी सी क्या हुई है, कमी हुई है। तो इसके लिए जो भी साहसिक जीवन की झलकियां हैं वो उनके सामने लानी चाहिए। तो वेतन स्तर बढ़ाना चाहिए, इसका तो कोई लिंक विशेष नहीं है, पहला है इसमें बिल्कुल तर्कसंगत। ठीक है। विद्यालय द्वारा दिया गया मध्यावधि भोजन खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी बीमार पड़ गए। देखो, मध्यावधि भोजन जब भी किया, जैसे मिड मिड डे मील है, वो भोजन जैसे ही किया तो उस स्कूल के अंदर बहुत से विद्यार्थी बीमार हो गए। तो क्या किया जाना चाहिए? सरकार को स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रधानाचार्य ने थोड़ा ही बनाया खाना। स्कूल के प्राधिकारियों को बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि स्कूल के जो प्राधिकारी हैं उनको ये पता लगाना चाहिए कि भैया ऐसी बीमारी किस वजह से हुई है और ये बीमार क्यों हुए हैं, क्या कारण रहा है इसका, इसके लिए जांच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राचार्य को निलंबित कर दो, खाना जिसने बनाया उसको फांसी चढ़ा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, एक ही गांठ मान लो, कोई भी घटना हो जाए एक ही बात याद रखनी, जांच की जाओ, जांच करो और फिर उचित कार्रवाई। जिंदगी में एक ही चीज याद रखनी है, घटना कैसी भी हो, कार्रवाई के लिए उचित जांच मांग, जो भी आपको लगे उचित कार्रवाई और उचित जांच। ठीक है। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर ने सर्दी के कहर को देखते हुए यह आदेश दिया कि सभी स्कूलों को तत्काल बंद कर दिया जाए। तो जिला कलेक्टर ने कहा है तो भैया मानना पड़ेगा सबको आदेश। सभी स्कूल प्रभारियों को जिला कलेक्टर के इस आदेश को मान लेना चाहिए और सभी स्कूल प्रभारियों को जिला कलेक्टर के इस आदेश को नहीं मानना चाहिए। दूसरा गलत है, पहला सही है। बिल्कुल इसमें फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे सारे के सारे, आनंद ले रहे हैं सभी। पुस्तक लेखन में कला की सुग्राहिता और रोचकता के साथ साथ ऐसा मानक मापदंड होना चाहिए जो नई जागरूकता पैदा करे। देखो, पुस्तक लेखन में कला की सुग्राहिता और रोचकता के साथ साथ ऐसा मानक मापदंड होना चाहिए जो नई जागरूकता पैदा करे, नया जोश पैदा। यानी कि जो भी पुस्तक लिखते हैं उसमें कला के साथ साथ उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट भी होने, और उनका जो मापदंड है वो ऐसा होना चाहिए कि नया जोश पैदा करे। तो लेखक को पुस्तक लिखते समय पाठकों की रुचि का विशेष ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ऐसी मापदंड वाली पुस्तक जो समाज को प्रदूषित करे, उसको लेखक को जान से मार देना चाहिए। मैंने कहा ना, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। बिल्कुल परफेक्ट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्न राजस्थान पुलिस में खूब आए हैं दोस्तों, लगभग पेपरों में। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर अगले आदेश तक के लिए नियुक्ति, प्रमोशन व स्थानांतरण पर रोक लगा दी। कहा कि नई भर्तियों को भी तत्काल बंद कर दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने किस वजह से लगाई है, इसका भी अपन को कोई आइडिया नहीं है। केंद्र सरकार को समय समय पर ऐसा दबाव डालते रहना चाहिए, राज्य सरकार को उसकी गलती की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। तो ना तो यहाँ दबाव डालने की बात है, ना यहाँ गलती की सजा की बात है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है तो किस वजह से लिया, वो वजह नहीं पता होगी तब तक अपन किसी भी एक्शन के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डी आएगा दोस्तों। ये डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें बहुत संख्या में लोगों के आने की संभावना है। तो क्या किया जाए? एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है, बहुत से लोगों के आने की संभावना है, तो सबसे पहला एक ही काम देखो, शहर में यातायात के साधनों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और विद्युत की विशेष आपूर्ति की जानी चाहिए। बस ये दोनों काम ही इम्पोर्टेंट है। देखो, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगी वहाँ पे तीन चीज़ों की ज़रूरी है। सबसे पहले पानी वानी की व्यवस्था पूर्ण हो। नंबर दो, वहाँ पे ट्रैफिक, शहर में हो रहा है तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पूरा सही होना चाहिए। नंबर तीन, लाइट, पानी, बिजली, जो अभी आप बोलते हैं लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था। तो जो भी छोटी मोटी ये जो बातें हैं ये आपके पास पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। यहाँ दोनों ही बिल्कुल आपको परफेक्ट लागू होती हैं, तो इसके अंदर ई ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। केरल में लगातार भारी वर्षा के कारण बहुत से क्षेत्रों में स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस कारण वहां आवागमन के सभी संपर्क टूट चुके हैं। देखो, भारी वर्षा हुई है, भारी वर्षा हुई है तो सीधी सी बात है, आप पहले तो इंद्र भगवान के पास फोन करोगे, भैया इतना पानी क्यों बरसाया, वहां बाढ़ ही आ गई। ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर वहां का जो मुख्यमंत्री है उसको कह दो, भाई इसको फांसी तोड़ दो, इसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आई है। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करना है? तो सीधी सी बात एक है दोस्तों, यहाँ पे जो भारी वर्षा की वजह से जो स्थिति हुई है, सबसे पहला एक ही काम है, राहत कार्य तुरंत चलाओ। समझ गए? जैसे अपन देखते हैं जहाँ कहीं भी बारिश की वजह से सड़क ढह जाती है, धंस जाती है, तो क्या होता है, अगले ही दिन राहत कार्य शुरू हो जाता है। तुरंत वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, कार्य प्रगति पर है, कृपया इधर से जाएं, लिखा हुआ मिलता है। तो वही काम अपन को यहाँ करना है। केरल में भारी बरसात हुई है दोस्तों, ध्यान दें, स्थिति नाजुक बनी हुई है, आवागमन के संपर्क टूट चुके हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले तुरंत प्रभाव से जारी कर देने चाहिए जो राहत कार्य हो सकता है। राहत कार्य में तीनों चीज आती हैं। क्या? सबसे पहले व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, उनके लिए खाने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और रहने के लिए उचित स्थान। ये तीनों चीज राहत कार्य में आती हैं। सरकार को उस क्षेत्र के लोगों का ऋण माफ कर देना चाहिए। मतलब वहां बाढ़ आ गई, आदमी चाहे मरे चाहे जिए, भले सबका कर्जा माफ। अरे भाई, पहला काम है आदमियों को बचाना, वहां पे राहत कार्य करना। ऋण माफ करना है नहीं करना है वो सेकेंडरी प्रोजेक्ट है यार। ये बात बिल्कुल यहाँ पे ए के रूप में लागू होगी। ऋण माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बात अभी तय नहीं हुई है। ले लीजिए अगला, विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। विद्युत बोर्ड के कर्मचारी जितने भी हैं, यानी जो बिजली बोर्ड वाले हैं, उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया। अनिश्चितकालीन का मतलब होता है दोस्तों कि भैया फिक्स नहीं है हम कब वापस लौटेंगे, हड़ताल करने जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है। सरकार को हड़ताल पर जाने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। मतलब जो जो हड़ताल पे गए उनको पद से हटा देना चाहिए। ये तो बात गलत हुई ना।
और दूसरा कह रहा है सरकार के विद्युत मंत्री को हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। भैया उनसे पूछना चाहिए क्या कारण है, आप हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। अगर वजह उचित है तो उसका ऊपर उनको उचित रिएक्शन करना चाहिए। देखो हड़ताल पे गए तो कुछ ना कुछ डिमांड जरूर होगी, जैसी डिमांड होगी उसके अनुसार उनका निष्कर्ष यहाँ पे एक्शन होगा। बताया था मैंने आपको पहले सेशन में कि डिमांड 3 प्रकार की होती है, डिमांड एक उचित, एक अनुचित और एक लंबित। तो आपको यहाँ पे देखा आपने कि भैया मांग उचित है अनुचित है इसका कोई अता पता नहीं है अभी। तो यहाँ पे जो कर्मचारियों की सेवा समाप्त करनी है नहीं करनी है, देखो मांग अनुचित हुई तो ये फैसला भी लिया जा सकता है, मांग अगर अनुचित है तो ये फैसला भी लिया जा सकता है, लेकिन अभी डिमांड का पता नहीं है, वो बिना डिमांड बताए ही हड़ताल पर चले गए। तो पहला काम है कि सरकार के विद्युत मंत्री को हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट ये लो, वाई सरकार राज्य की सरकार ने शहर ए की सड़कों को चौड़ा करने के लिए सड़कों के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों और इमारतों को हटाने का निर्णय, यानी सड़क चौड़ी करनी है। सड़क चौड़ी करनी है तो क्या करेंगे, सरकार जो सरकार है वो सड़क के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं और जो इमारत वाले हैं उनको हटाने का डिसीजन लिया। तो सरकार क्या करेगी भाई, झुग्गी झोपड़ी वाले को हटाएगी या फिर जो भी बिल्डिंग वाले हैं उनको हटाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि सरकार को वांछित घरों के लिए उचित मूल्य अदा करके भरपाई करनी चाहिए। मतलब सीधा सा है, जहां भी आप जो भी घर फोड़ रहे हैं, जो भी मकान फोड़ रहे हैं, उसका मुआवजा सरकार को अदा करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, राज्य की सरकार को झुग्गी झोपड़ियों और इमारतों से प्रभावित बाशिंदों को वैकल्पिक जगह उपलब्ध, यानी दूसरी जगह उनको भेजने की व्यवस्था, यानी जो घर से बेघर हो जाएंगे उन बेघरों को घर की कोई ना कोई नई जगह है आपको प्रोवाइड करवानी हो। दोनों ही उपयुक्त आंसर हैं, तो दोनों ही कार्रवाई आपके लिए तर्कसंगत। अगला देखो, 15वें बिजली सर्वेक्षण की रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट होती है कि सॉरी 15वें बिजली सर्वेक्षण की रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट होती है कि अगर बिजली का उत्पादन मांग के मुताबिक नहीं बढ़ा तो देश औद्योगिक विकास में आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कहा देखो, बिजली सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह बात आई कि अगर बिजली का उत्पादन मांग के मुताबिक नहीं बढ़ा, मतलब जितनी डिमांड है उसी के अनुसार अगर बिजली की पैदावार नहीं हुई, तो देश के अंदर औद्योगिक जो विकास है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई, क्योंकि इसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। दूसरा क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र को व्यापक तौर पर निजी हाथों में सौंपा जाए। प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्रवाई भाई, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, 10-15 मिनट बाद कॉल करता हूँ। विद्युत क्षेत्र को व्यापक तौर पर निजी हाथों में सौंपा जाए। देखो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, मतलब उसका अगर डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो उसको प्राइवेट निजीकरण में करना नहीं, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, जो डिमांड बढ़ रही है उसकी पूर्ति के लिए क्या कह रहा है कि पन बिजली तथा ताप विद्युत परियोजनाएं लगाई जानी चाहिए, ना पानी से बिजली बनाने वाली और ताप विद्युत परियोजनाएं लगाई जानी चाहिए। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए, पूरी करने के लिए नई संरचनाएं, नई परियोजनाएं लानी जानी चाहिए। तो इसके लिए बी उपयुक्त आंसर है, ए बिल्कुल गलत आंसर। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। ये लीजिए, पुलिस फोर्स में पनपती जातीयता निर्णय केवल अनुशासनहीनता बढ़ाई है, वरन कानून व्यवस्था की परिधि में भेदभाव के बीज बो दिए हैं। क्या कह रहा है, पुलिस फोर्स में पनपती जातीयता ने केवल अनुशासनहीनता बढ़ाई है, बल्कि कानून व्यवस्था की परिधि में भी भेदभाव के बीज बो दिए हैं। किसमें हुई है दिक्कत, पुलिस फोर्स में जो जातिवाद पनपा है उसकी वजह से।
तो पुलिस बल में आरक्षण के नियमों को हटा देना चाहिए। भैया नियम तो नहीं हट सकते। तो पुलिस बल में मानसिकता को ऊंची करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो जो ये बात है, ये बिल्कुल सही बात होगी। दूसरी कि उनकी जो मनोवैज्ञानिक सोच है, जो उनकी मानसिकता है, उनको अच्छा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उनको मेंटल जो मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं उनकी तरह से उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए। और जो मानसिकता से रिलेटेड उनकी मनोवैज्ञानिक मानसिकता बदलने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उनको शिक्षण देना चाहिए कि भैया ये शिक्षा के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जो जातिगत भावनाएं हैं, उनको दूर करने के लिए उनको शिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड बात बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट होगा। एशिया महाद्वीप के लिए बाल वेश्यावृत्ति एक कलंक बन गई है और दिनों दिन इसका विस्तार होता जा रहा है। इसके बावजूद कि इस महाद्वीप में लोगों की संपन्नता बढ़ी है और यह धंधा और भी फल फूल रहा है। मतलब क्या हुआ, एशिया महाद्वीप के अंदर बाल वेश्यावृत्ति बढ़ रही है। मतलब ये जो गलत कार्य हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं और दिनों दिन इनका विस्तार होता जा रहा है। इसके बावजूद भी इस महाद्वीप के लोगों की संपन्नता बढ़ी है। मतलब इस कार्य में लोग बाग संपन्न हुए हैं और इनका जो बिजनेस है ये गलत बिजनेस जो है ये फल फूल रहा है, ये प्रगति कर रहा है। लोगों में चेतना जागृत की जानी चाहिए और इस तरह के धंधे में लगे लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये काम कार्य न करने के लिए लोगों में चेतना जागृत करें। सबसे पहली बात है, लोगों को ऐसे कार्य न करने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो इस तरह के कार्य करने में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी सजा करने प्रावधान या कड़ी सजा देनी चाहिए, कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही आ जाएंगी दोनों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक और प्रश्न है आगे। हाल ही के समाचारों से पता चलता है कि बाढ़ के कारण उत्तरी कोरिया में खाद्यान्न की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई। उसके पास खाद्यान्नों की मात्रा जरूरत से आधी रह गई है और पोषाहार के अभाव में बच्चों के पेट बढ़ने, चमड़ी फटने के साथ साथ सूखे की बीमारी भी फैलने। देखिए क्या है, समाचार से पता चला कि बाढ़ के कारण क्या था, बाढ़। उत्तरी कोरिया में क्या हुआ, खाद्यान्न की भीषण समस्या उत्पन्न। मतलब जो खाने के लिए जो खाद्यान्न था वो बहुत ही कम हो गया। खाद्यान्न की जो मात्रा की जितनी ज़रूरत थी उससे भी आधी रह गई है। तो इसके अभाव से बच्चों के अंदर क्या हुआ, पेट बढ़ने जैसी समस्या, चमड़ी फटने जैसी समस्या और सूखे की बीमारियां वहां पर फैलने लगी। तो उसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस से मदद लेनी चाहिए। उसे बाढ़ के नियंत्रण के लिए तटबंधों का निर्माण करवाना चाहिए। तो देखिए वहां पे सबसे बड़ी बात है पोषाहार का अभाव। तो उसे सबसे पहली बात है कि भैया जो देश है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस से मदद लेनी चाहिए। मतलब जो क्या करता है, सबको सहायता, सभी देशों को सहायता प्रदान करता है। उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो बनाया हुआ है उससे उनको हेल्प ले लेनी चाहिए। भाई मदद तो वही करेगा। और उसे बाढ़ से तटबंध का निर्माण बाद की बात है, पहले है पोषाहार की पूर्ति करना। तटबंध करने हैं या उसके बाद क्या करना है क्या नहीं, वो बात अभी लागू नहीं होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अपन ने देखे दोस्तों। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको। इनके ऊपर आप विचार करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। एक एक प्रश्न को रोक रोक के बार बार पढ़ेंगे दोस्तों। मैं फिर से कह देता हूँ, ऐसे प्रश्नों से दिल्ली पुलिस के अंदर आपको खूब मदद मिलने वाली है। तो जुड़े रहें। अभी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसके और आएंगे, और क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ दोस्तों। जुड़े रहना है सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी ऐसी क्लासों के एंजॉय कर रहे हैं। पहला पार्ट देखना जरूर, याद रखना। पहले पार्ट से आपको पूर्ण डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपको बहुत ही बेसिक जो बातें हैं कि भैया एक्शन कैसे लेना चाहिए, वो कौन कौन से बिंदुओं से रिलेटेड कैसी कैसी बातें आपसे पूछी जाती हैं, क्या क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने पार्ट 1 में समझाई हैं।
पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आगे मैं इसके 2 पार्ट और लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको याद रखना है। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जैसे आज अपन ने करीबन करीबन 20 क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे ही अपन करते करते तीनों पार्टों में 50 से 60 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसे और क्या आपको कार्रवाई करनी है, क्या डिसीजन आपको लेना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ घर पे बैठे रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से सब चीज़ें एंजॉय करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम।